गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैथ्स डिवाइन। आज मैं आपको आपकी बुक हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर भाषा और व्याकरण पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैंने आपको हिंदी फर्स्ट के चैप्टर 1 और 2 पढ़ा दिए थे। आज हम ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। भाषा। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपने मन में जो भाव उठते हैं, विचार उठते हैं, उनका आदान प्रदान करता है। जब भाषा नहीं थी तब मनुष्य संकेतों द्वारा इन्हें प्रकट करता था। जब इंसान के पास लैंग्वेज नहीं थी, भाषा नहीं थी, तो वो अपने मन के भाव संकेतों मीन्स इशारों से प्रकट करता था। ये संकेत कई तरह से दिए जाते हैं। ये जो संकेत देते हैं ये कई तरीके से दिए जाते हैं, इशारों से, तरह तरह के चित्र बनाकर। संकेत द्वारा मन के सभी भाव और विचार प्रकट नहीं किए जा सकते। संकेत से इंसान के सारे भाव प्रकट नहीं हो सकते। धीरे धीरे वे विचारों का आदान प्रदान आपस में बातचीत करके करने लगा। अब आगे चलकर धीरे धीरे वो अपने जो विचार हैं उसके मन के, उनका आदान प्रदान बातचीत करके करने लगा। बातचीत करके, बोलकर, सुनकर विचारों के आदान प्रदान की यही प्रक्रिया समय बीतने पर बोलने की भाषा बनी। अब ये बोलकर और सुनकर जो हमारे विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, इससे ही आगे चलकर भाषा बनी। भाषा का यही मूल रूप मौखिक भाषा कहलाता है और भाषा का जो मूल रूप है, ओरिजिनल फॉर्म है, वो मौखिक भाषा ही होती है। इस तरह भाषा का विकास होता चला गया। मौखिक उच्चारित शब्दों की ध्वनियों, आवाज़ों को निश्चित चिन्ह दिए गए। अब जो मौखिक हम बोलकर अपने शब्दों की ध्वनियों, जो आवाज़ें थी, उनको एक निश्चित निशान दे दिए गए। इससे भाषा का लिखित रूप बना। अब जब निशान दे दिए, चिन्ह बना दिए गए, तो इससे लिखने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। तो इससे भाषा का लिखित रूप बना। इससे पढ़कर बात को समझा जा सकता है। इस प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम लिखकर, पढ़कर, बोलकर या सुनकर अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा वह साधन है हम जिसमें बोलकर, लिखकर, पढ़कर या सुनकर अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, दूसरे के भाव समझते हैं और अपने भाव उनको बताते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया और लोगों को बताया कि देश की उन्नति के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। जब 15 अगस्त होती है, स्वतंत्रता दिवस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराया और लोगों को बताया कि हमारी देश की उन्नति के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बोलकर अपने विचार बताए। उपस्थित जो प्रेजेंट लोग थे उन्होंने सुनकर उनके विचारों को जाना। बोलना और सुनना भाषा के मौखिक रूप है। बहुत से लोगों ने अखबारों में उनके भाषण को पढ़कर उनके विचारों को जाना। अब ये जो भाषण था उनका अखबार में छपा। अखबारों में प्रधानमंत्री का भाषण छपा हुआ अर्थात लिखित रूप में था। इस प्रकार लिखना और पढ़ना भाषा के लिखित रूप हैं। जब लिखकर हम उसे पढ़ रहे हैं तो ये लिखित रूप हो गया, और कोई बोल रहा है उसे सुन रहे हैं तो ये मौखिक रूप है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इसलिए भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा असमिया, ओडिया, बांग्ला, उर्दू, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, कश्मीरी, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली भाषाओं को मान्यता दी गई है। 22 भाषाओं को मान्यता दी है हमारे संविधान ने। इन सभी भाषाओं के साथ साथ हिंदी पूरे भारतवर्ष में बोली और समझी जाती है। बोली किसी विशेष सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। जो एक एरिया में, लिमिटेड एरिया में बोले जाने वाली भाषा होती है उसे बोली कहते हैं। हर क्षेत्र की अपनी बोली होती है। कहीं जाते हैं, कहीं दूसरे शहर में चले जाएं तो वहाँ की बोली अलग होती है, भाषा अलग सी लगती है हमें, तो वो बोली होती है जो एरिया वाइज होती है। उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली ब्रज और अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली अवधी कहलाती है। ये हिंदी की बोलियाँ हैं। कन्नौजी भी हिंदी की बोली है। लिपि भाषा के लिखित रूप को प्रकट करने के लिए कुछ ध्वनि, आवाज़ के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। जो इन निशानों को जो हम भाषा को लिखने में जो निशान का यूज़ किया जाता है, इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। हर एक भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है। हर भाषा का अपना लिखने का अलग स्टाइल होता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हर भाषा के अलग अलग लेटर्स दिखेंगे आपको, अलग अलग चिन्ह दिखेंगे। इंग्लिश के अलग होते हैं, हिंदी के अलग है। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हमारे देश में अंग्रेज़ी और उर्दू भाषाओं का भी खूब प्रयोग होता है। अंग्रेज़ी रोमन लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है।
देवनागरी, रोमन व गुरुमुखी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि फारसी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। व्याकरण। भाषा का प्रयोग करते समय उसके शुद्ध रूप का ध्यान रखना चाहिए। जब हम भाषा का यूज़ करें तो उसके हमें शुद्ध रूप का ध्यान रखना चाहिए कि हम सही से वर्ड का उच्चारण करें, शब्दों का उच्चारण करें। भाषा का शुद्ध ज्ञान व्याकरण की सहायता से होता है। भाषा का हमें शुद्ध ज्ञान ग्रामर की हेल्प से होता है। व्याकरण ही वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण से ही हम भाषा को सही रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना सीखते हैं। इस प्रकार भाषा का व्याकरण के साथ गहरा संबंध है। इस तरीके से जो हमारी लैंग्वेज होती है उसका ग्रामर के साथ एक बहुत ज़्यादा गहरा संबंध होता है, क्योंकि यही हमें भाषा को सही से बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना सिखाती है। व्याकरण के अनुसार भाषा के 3 अंग होते हैं: वर्ण, शब्द और वाक्य। इन अंगों पर आगे क्रम से विचार किया जाएगा। अब इनके बारे में आप आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि वर्ड क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, इनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे उच्चारण किया जाता है, कैसे इनकी रचना होती है, सभी आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे आप। ओके, आपका यहाँ चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। नाउ होमवर्क टाइम। आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 1, 2, 3 एंड 4 सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज 1 है आपकी सही उत्तर पर सही राइट का चिन्ह लगाइए, MCQs हैं आपके। सेकंड है आपकी उचित शब्दों से वाक्यों की पूर्ति कीजिए, इसमें आपको फिलअप्स करनी है। थर्ड है आपका कथन पढ़कर सही और गलत का चिन्ह लगाइए, इसमें राइट रॉन्ग लगाने हैं आपको ये स्टेटमेंट्स पढ़कर। और फोर्थ है आपका निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के नाम लिखने हैं आपको। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।